It's a lecture 3 of bank reconciliation statement series. Today we will discuss about possible reasons of differences between the balance as per cash book and the balance as per passbook. We have already discussed about what is bank reconciliation statement and what are the balance as per cash book and the balance as per passbook. We also learned about the nature and behavior of both the balances. Today I will discuss about the possible reasons of differences between both the balances. You can say that the reasons why the difference between the balance as per cash book and the balance as per passbook occurs. So let's start the possible reasons of the differences. First, we will learn about the adjustments in cash book, or you can say that what are the reasons or what are the adjustments you should perform to rectify the mistakes in the cash book, and those need adjustment in the bank statement, or what are the reasons or what are the causes or what are the mistakes that we have to perform to reconcile the बैंक स्टेटमेंट. आज हम लोग इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे. फर्स्ट, कैश बुक में कौन कौन सी मिस्टेक्स होती हैं, उनको किस तरह से ओवरकम करेंगे, और वो कौन कौन सी आपके पास रीजंस हैं जो बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक के बैलेंस के दरमियान में causes क्रिएट कर रही होती. एज यू नो, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस. There are two types of differences, that is adjusting differences and reconciling differences. अब adjusting items या adjusting errors कौन से होते हैं? ये वो एरर है जो बिजनेस का अकाउंटेंट जब कैश बुक को मेंटेन कर रहा होता है तो उससे कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, कुछ वो गलतियां कर देता है चीज़ों को रिकॉर्ड करते में. तो ये सारी की सारी कैश बुक अकाउंटेंट ने किस तरह से इसको रेक्टिफाई करना होता है थ्रू डिफरेंट एडजस्टमेंट्स. वो कुछ एडजस्टमेंट परफॉर्म करेगा और जो उसने मिस्टेक्स या उससे एरर्स हुए होंगे उनको वो रेक्टिफाई करेगा, उनको ठीक करेगा. तो इस बेस के ऊपर ये वो एरर्स हैं या वो गलतियां हैं जो बिजनेस अकाउंटेंट, या आप यूँ कह सकते हैं कि बिजनेस ने ड्यूरिंग मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो गलतियां की होती हैं. उसके बाद रिकनसाइलिंग आइटम्स या रिकनसाइलिंग एरर्स कौन से होते हैं? ये वो गलतियां हैं या वो एरर्स हैं अब जब हम लोगों ने एडजस्टिंग आइटम्स जो थी उनको ठीक किया, उनको रेक्टिफाई करने के बाद भी अगर हमारा बैलेंस एज़ पर कैश बुक और बैलेंस एज़ पर पासबुक अगर सेम नहीं आ रहा तो उसकी वजूहात या उसकी रीज़न्स कुछ और भी हो सकती हैं. तो वो अदर रीज़न जो है बैलेंस डिफरेंसेस की, उनको हम लोग नाम दे देते हैं रिकनसाइलिंग आइटम्स का. अब हम लोग बात करते हैं जी वो स्टेटमेंट्स या वो एडजस्टमेंट जो हम लोग को कैश बुक के अंदर परफॉर्म करना पड़ती हैं. तो सबसे पहले हम लोग बात करने जाएंगे वो चीज़ें जो कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं हुई और उनका कैश बुक के अंदर इफ़ेक्ट क्या होगा उन चीज़ों के बारे में. अब ये आप यूँ कह सकते हैं कि ये गलती या ये एरर इस सेंस के अंदर है कि ये चीज़ें अकाउंटेंट ने अपने पास कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड ही नहीं की. जब रिकॉर्ड नहीं की तो जब इनको रिकॉर्ड करने जाएंगे तो इसका इफ़ेक्ट कैश बुक के अंदर क्या होगा. तो फर्स्ट वन आपके पास है क्रेडिट ट्रांसफ़र. इट्स अ कलेक्शन. अब क्रेडिट ट्रांसफ़र होता क्या है? आपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट के अंदर अमाउंट ट्रांसफ़र की, मनी को ट्रांसफ़र किया, तो उसको हम लोग नाम दे देते हैं कलेक्शन का, या आप ये कह लें क्रेडिट ट्रांसफ़र. ये आपने कलेक्ट किया तो यू नो वेरी वेल अबाउट कि जब भी हम लोग कुछ चीज़ या कोई भी पैसा, कोई भी अमाउंट रिसीव करते हैं किसी से तो उसको हम लोग कैश बुक की डेबिट साइड पे, या आप यूँ कह सकते हैं कैश बुक की रिसीट साइड पे उसको हम लोग रिकॉर्ड कर रहे होते हैं. सेकंड है हमारे पास डायरेक्ट डेबिट. जैसा कि ये पेमेंट है आपने शेड्यूल की हुई है, उसकी वजह से आपने किसी को पे किया तो इसका इफेक्ट कैश बुक के अंदर क्या होगा? क्रेडिट. जैसा कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ, कैश बुक की जो डेबिट साइड है वो हमारे पास रिसीट साइड, और जो क्रेडिट साइड है वो हमारे पास पेमेंट साइड होती है. तो डायरेक्ट डेबिट आपने कोई शेड्यूल किया हुआ था, लेट से आप कह लें कोई बिल वगैरह थे आपके, वो आपने पेमेंट उसकी की तो उसको हम लोग अपने पास या कैश बुक में आप कह सकते हैं क्रेडिट कर देंगे. थर्ड हमारे पास चीज़ आ जाती है स्टैंडिंग ऑर्डर्स.
ये भी आपके पास एक पेमेंट होती है। ये आपने बैंक को इन्फॉर्म किया हुआ है या बैंक को आपने ऑर्डर दिया हुआ है कि सर्टेन पेमेंट्स हैं आपने रेगुलर बेसिस के ऊपर, मंथली बेसिस या वीकली बेसिस के ऊपर करनी है। तो वो आपके जो है वो पेमेंट्स हो रही हैं, वो आपने अपने पास उनको रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, तो वो एज यू नो इट्स अ पेमेंट, तो इसको हम लोग कैश बुक में क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे। उसके बाद फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं बैंक चार्जेस। अब बैंक चार्जेस आप लोग जानते हैं क्या होते हैं। आपका बैंक के अंदर अकाउंट है, बैंक ने किसी वजह से आपको चार्ज किया, आपने वो चेक बुक की वजह से हो सकता है या किसी और वजह से बैंक ने आपके अकाउंट्स में से चार्जेस डिडक्ट किए, तो ये आपकी डिडक्शन है। इट्स अ पेमेंट फॉर बिजनेस, तो ये कैश बुक में आपकी क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। यू नो वेरी वेल अबाउट व्हाट इज़ द ओवरड्राफ्ट। लेट्स से आपके अकाउंट के अंदर कुछ पैसे थे, आपको उनसे ज़्यादा पैसे रिक्वायर्ड हैं, आप बैंक से ज़्यादा पैसे लेते हैं, मतलब ओवरड्रा करते हैं, तो उसको हम लोग ओवरड्राफ्ट कहते हैं। तो वो जो आप ओवरड्रा कर रहे हैं, जारी बात है वो आप बैंक से लोन की शक्ल के अंदर ले रहे हैं, तो बैंक उनके ऊपर आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो उस चीज़ को हम लोग जो है वो नाम दे देते हैं इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। तो ये भी आपके अकाउंट से डिडक्ट हो रहा है, तो ये भी आपकी एक पेमेंट की फॉर्म शक्ल है, तो इसको भी हम लोग बिजनेस जो है वो अपने पास जो है वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर देगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिपॉजिटेड चेक रिटर्न। अब आपने कोई चेक बैंक में डिपॉजिट करवाया, वो आपका रिटर्न हो जाता है, तो उसको हम लोग अपने पास, चूँकि ये डिडक्शन है, आपका चेक रिटर्न हो गया ड्यू टू सम रीजंस, तो ये आपके अकाउंट से डिडक्शन हुई, तो इसको भी हम लोग एज अ क्रेडिट अपने पास रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेज पे हमारे पास आ जाती हैं वो रीजंस या वो मिस्टेक्स जो कैश बुक या अकाउंटेंट ने कमिट की होती हैं। मतलब ये चीज़ें रिकॉर्ड तो होती हैं कैश बुक के अंदर, लेकिन ये चीज़ें आपकी रॉन्गली कमिटेड होती हैं। तो वो मिस्टेक्स कौन सी हैं और उनका इफेक्ट कैश बुक के अंदर क्या होगा, वो हम लोग देखने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज़ हमारे पास आ जाती है रिसीट साइड मिस्टेकनली ओवर स्टेटेड। अब आपकी रसीद साइड, जैसा कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ, कैश बुक की रसीद साइड डेबिट साइड होती है और पेमेंट साइड आपकी क्रेडिट साइड होती है। तो जब आपने रसीद साइड जो है वो आपने ज़्यादा लिख दिया है, मतलब डेबिट साइड पे आपने चीज़ें ज़्यादा लिख दी हुई हैं, उनको ओवर स्टेट कर दिया हुआ है, तो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए या उसका इफ़ेक्ट ख़त्म करने के लिए उतनी अमाउंट के साथ उसको हम लोग कैश बुक में से क्रेडिट कर देंगे। इसी तरह से अगर रिसीट साइड अंडरस्टेटेड है, मतलब आपने डेबिट साइड पे या रिसीट साइड पे कुछ अमाउंट लिखना थी लेकिन वो गलती से आपने कम लिख दिया है, जिसकी वजह से रिसीट साइड आपकी कम शो हो रही है, तो उसको इक्वलाइज करने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए हम लोग जितनी भी हमारी अमाउंट से वो कम हो शो हो रही होगी, उसको हम लोग अपने पास डेबिट कर देंगे। इसी तरह से हमारे पास अगर हम लोग पेमेंट साइड पे देखें, तो पेमेंट साइड अगर आपकी ज़्यादा शो हो रही है, ओवर स्टेटेड है, तो उसका इफ़ेक्ट ख़त्म करने के लिए, उसको इक्वलाइज करने के लिए या रेक्टिफाई करने के लिए उतनी अमाउंट के साथ जो क्रेडिट साइड है हम लोग उसको डेबिट कर देंगे। सिमिलरली पेमेंट साइड अगर आपकी अंडरस्टेटेड है, कम शो हो रही है, तो इसका इफ़ेक्ट ख़त्म करने के लिए हम लोग पेमेंट साइड जो है उसमें जितनी भी रिक्विजिट हमारी अमाउंट होगी, जितनी अमाउंट से वो अंडरस्टेटेड होगी, कम शो हो रही होगी, उतनी अमाउंट से उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। होप सो आपको कैश बुक के अंदर जो एडजस्टमेंट है वो समझ आ गई होगी, वो क्लियर हो गई होंगी। अभी तक हम लोगों ने दो चीज़ें डिस्कस की हैं कैश बुक के हवाले से। अगर कैश बुक के अंदर वो चीज़ें जो आप लोगों ने, या आप ये कह सकते हैं बिज़नेस ने सिरे से रिकॉर्ड ही नहीं की, वो चीज़ें हम लोगों ने देखी कौन कौन सी हो सकती हैं। इसके बाद वो चीज़ें जो आपकी कैश बुक के अंदर आपने रिकॉर्ड तो की हुई हैं, लेकिन वो आपकी मिस्टेक्स जो हैं वो गलती हैं, उनको किस तरह से रेक्टिफाई कर देंगे और उनका कैश बुक के अंदर इफ़ेक्ट क्या होगा, ये चीज़ें हम लोगों ने देखी। नेक्स्ट हमारे पास है इशूड चेक रिटर्न। हम लोगों ने एक चेक इशू किया, बट इन रिप्लेसमेंट अ न्यू चेक इज़ इशूड। उसी टाइम पे पुराना चेक हम लोगों ने जो इशू किया था वो रिटर्न हुआ, लेकिन ऑन द सेम टाइम आप ये कह लें
इमीडिएटली आपने न्यू चेक इशू कर दिया तो उसका ऐसा कैश बुक के अंदर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। आप फॉर एग्ज़ाम्पल आज आपने कोई चेक इशू किया, वो बैंक में गया, बैंक ने रिटर्न कर दिया, ऑन द सेम डे आप नया चेक जो वो इशू करते हैं, ड्रा करते हैं इमीडिएटली, तो वो आपका बैंक में जाकर डिपॉजिट हो जाता है, तो इसका ऐसा कोई भी इफ़ेक्ट आपके पास नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है दोज नीड एडजस्टमेंट्स इन बैंक स्टेटमेंट। अब बैंक स्टेटमेंट के हवाले से कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन सी एडजस्टमेंट हम लोगों को करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो फर्स्ट वन हमारे पास सिमिलरली जैसा कि हम लोग कैश बुक में देख के आए, कोई चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई, तो सेम यहाँ पे भी हो सकता है कि बैंक स्टेटमेंट में पासबुक के अंदर या बैंक की तरफ से कोई चीज़ें आपके पास रिकॉर्ड ना हुई हों, तो वो चीज़ें हम लोगों ने देखनी है, वो चीज़ें कौन कौन सी हो सकती हैं। तो इसमें फर्स्ट वन आपके पास है चेक्स डिपॉजिट बट नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक। अब वो चेक्स जो बिजनेस ने डिपॉजिट तो करवाए लेकिन बैंक की तरफ से अभी तक उनको कलेक्ट नहीं किया गया, तो ये क्योंकि अब बिजनेस ने या बैंक ने बिजनेस की तरफ से तो इशू हो गए थे, बिजनेस ने डिपॉजिट करवा दिया था उनको, लेकिन बैंक ने उसको अपने अपने पास रिकॉर्ड नहीं किया। तो चूँकि आप लोग जानते हैं कस्टमर की तरफ से बैंक के अंदर जब भी अमाउंट डिपॉजिट करवाई जाती है तो वो कस्टमर के लिए तो एसेट्स कंसीडर हो रहा होता है, लेकिन बैंक के लिए वही चीज़ लाइबिलिटी कंसीडर हो रही होती है। तो अब जैसा कि चेक्स डिपॉजिट तो हो गया लेकिन बैंक ने उसको अभी तक अपने पास रिकॉर्ड नहीं किया, इट्स मीन्स आप यूँ कह सकते हैं कि बैंक ने अभी तक अपनी लाइबिलिटी इंक्रीज नहीं की, तो इसको जब बैंक स्टेटमेंट के अंदर या आप ये कह लें बीआरएस के अंदर आप इसका इफेक्ट शो करेंगे तो उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। अब नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक, इसका मतलब क्या है कि बैंक ने आज फॉर एग्जांपल अगर आपने चेक डिपॉजिट करवाया, बैंक एक दो दिन का गैप डाल के या कुछ उसके अंदर गैप आ जाता है, बैंक किसी वजह से रिकॉर्ड नहीं कर पाता उसको, तो वो कुछ दिन के बाद रिकॉर्ड तो बैंक में हो जाएगा, लेकिन आपने जो है वो बैलेंस उनको इक्वलाइज करना है, कैश बुक का बैलेंस और बैंक बुक का बैलेंस, उसको इक्वलाइज करने के लिए आप अगर बीआरएस बना रहे हैं तो उसको हम लोग बीआरएस के अंदर क्रेडिट कर देंगे। इसी तरह से अगर बिजनेस की तरफ से कोई चेक इशू किया गया लेकिन वो फॉर द टाइम बिंग पेमेंट के लिए बिजनेस या किसी और पर्सन की वजह से थर्ड पार्टी की ने अभी तक उसको बैंक के अंदर प्रेजेंट नहीं किया, यहाँ पे आप यूँ कह सकते हैं बिजनेस ने किसी को पेमेंट करनी थी, कारोबार ने किसी को अमाउंट पे करनी थी, वो कारोबार ने तो चेक इशू कर दिया थर्ड पार्टी को, जी ये आपका चेक है, ये ले जाएं, हम हमारी तरफ से आपकी पेमेंट हो गई है। अब वो बंदा बैंक में जाके प्रेजेंट ही नहीं करता चेक को कि ये फ़लाँ बिज़नेस का चेक है, उसको आप इन कैश कर दें, तो इस वजह से बैंक जो है उस पेमेंट को रिकॉर्ड नहीं कर पाता। तो वो चूँकि बैंक के अंदर अभी रिकॉर्ड नहीं हुई, एक दो दिन या इवन आप ये कह सकते हैं विद इन अ वीक या विद इन अ मंथ जो वो बैंक के अंदर वो चीज़ आपके पास रिकॉर्ड हो जाएगी, लेकिन आप मंथली बेसिस के ऊपर जो है उसको बैलेंस को इक्वलाइज करने जा रहे हैं, वो चीज़ आपके पास शो नहीं हो रही, तो उसको आप लोग क्या कर देंगे बीआरएस के अंदर डेबिट की शक्ल के अंदर आप उसको रिकॉर्ड कर देंगे। अब ये आपके पास जो चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक, ये स्टेटमेंट है, इसके हमारे पास कुछ दूसरे नाम भी होते हैं, जिसमें से आपके पास फर्स्ट वन है अनक्लियर्ड चेक, इसको हम लोग नाम दे सकते हैं चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक, इसको दूसरा नाम हम लोग अनक्रेडिटेड चेक्स का भी दे सकते हैं, डिपॉजिट इन ट्रांजिट्स का भी नाम दे सकते हैं, आउटस्टैंडिंग लार्जमेंट्स भी कह सकते हैं, या अनक्लियर्ड लार्जमेंट्स का भी इसको हम लोग नाम दे सकते हैं। इसी तरह जब चेक इशू किया गया बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट, इसको हम लोग यूँ भी देख सकते हैं कि ये अनप्रेजेंटेड चेक्स भी इनको हम लोग कॉल कर सकते हैं, अनकैश चेक भी हम लोग इनको कह सकते हैं, अनपेड चेक्स का नाम भी इनको हम लोग दे सकते हैं। होप सो ये चीज़ें जो बैंक स्टेटमेंट के अंदर फॉर द टाइम बिंग रिकॉर्ड नहीं होती,
उनकी बेसिस की वजह से भी हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक डिफ़र कर सकती हैं। तो उस डिफरेंस को रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग जब BRS बना रहे होते हैं, बिज़नेस की तरफ से ये स्टेटमेंट प्रिपेयर की जा रही होती है, तो उसको हम लोग इस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। ये चीज़ें आपको क्लियर होगी। अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं वो चीज़ें जो बैंक स्टेटमेंट ने मिस्टेकनली रिकॉर्ड कर दी और उनका BRS के अंदर इफेक्ट क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल आप ये कह सकते हैं कि रॉन्गली डेबिटेड बाय द बैंक ने कोई चीज़ रिकॉर्ड नहीं करनी थी या उसको क्रेडिट करना था, लेकिन बैंक ने गलती से उसको डेबिट कर दिया, तो उसका इफ़ेक्ट BRS में हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट। अब एक चीज़ गलती से बैंक ने डेबिट कर दिया तो उसका इफ़ेक्ट ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे। चूँकि आप लोग अकाउंटेंट्स हैं, फ्यूचर अकाउंटेंट्स हैं, आप लोगों को पता है कोई भी बिज़नेस जो है किसी भी चीज़ को काट के ठीक नहीं कर सकता। तो इसका अगर एक चीज़ गलत रिकॉर्ड हो गई है तो इसका इफ़ेक्ट ख़त्म करने के लिए, उसका इफ़ेक्ट कैंसिल करने के लिए उसको हम लोग उसका रिवर्स प्रोसेस जो है वो परफॉर्म कर देते हैं। इसी तरह से आप बैंक कोई भी है वो अगर किसी चीज़ को रॉन्गली क्रेडिट कर देता है तो सिमिलरली उसका इफेक्ट ख़त्म करने के लिए हम लोग इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो ये आपके पास कुछ मिस्टेक्स थी जो बैंक की तरफ से कमिट की गई होती हैं। उन मिस्टेक्स को भी हम लोग अपने पास PRS के अंदर जो है वो रिकॉर्ड किस तरह से कर सकते हैं और वो जो मिस्टेक्स हैं उनको किस तरह से हम लोग इक्वलाइज या रेक्टिफाई कर सकते हैं।